हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम PYQs डिस्कस कर रहे हैं। माई सेल्फ श्वेता सचदेवा। एंड इससे पहले भी एक मैथ्स का PYQ हम कर चुके हैं। आज हम 3 जनवरी 2022 का पेपर डिस्कस करेंगे। और आप इस प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, जितनी भी इस प्लेलिस्ट में वीडियोज़ होंगी आप देख सकते हैं। तो आई होप आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर ली होगी, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो। हम यहाँ सीटेट के PYQs डिस्कस करते हैं। बाकी और प्लेलिस्ट भी मैं जल्दी ही शुरू करने वाली हूँ। उसके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट होता है। तो पहला क्वेश्चन है, द टेबल शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड ऑफ 3 स्टूडेंट्स बिफोर एंड आफ्टर स्टडिंग मैथमेटिक्स इन अ ग्रुप मानसी, हरमन, फैजल। और साथ ही मानसी के मार्क्स पहले ग्रुप में पढ़ने, जब वो ग्रुप स्टडी कर रहे थे तब उनके मार्क्स दिए हुए हैं, और जब वो ग्रुप स्टडी नहीं कर रहे थे तब के। ठीक है जी, तो हमें दोनों में एवरेज निकालना है। एवरेज आप जानते हैं क्या होता है, जितने भी नंबर दिए होते हैं उनको ऐड करते हैं और जितने नंबर्स काउंट में होते हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर 3 नंबर्स हैं, मानसी के, हरमन के और फैजल के। दैट इज 67 प्लस 54 प्लस 63 इज एंड डिवाइड बाय 3, बिकॉज ये 3 लोगों के मार्क्स हैं तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे ऐड कर लीजिए, 7 and 4 11 and 3 14, 4 and carry over 1, 6 7, 6 and 6 12, 12 and 1 13, 13 and 5 18, 184 डिवाइड बाई 3। चलिए इसे काट दीजिए, 3 6 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 1 बचा, 10 बना लिया, 3 3 ज़ा 9, फिर 1 बचा, 10 बन गया, 3 3 ज़ा 9। आई होप इतना डिवीजन आप लोगों को आता होगा। जब डिवाइड करते हैं तो डेसिमल लगा देते हैं। तो आंसर इज 61.33। ठीक है जी, तो हम, क्योंकि हम कोई प्रोसीजरल तो हमें दिखाना नहीं है, हमें तो वहाँ देखना है सही आंसर कौन सा है। देखिए 61.33 यहाँ पर है, पर ये तो बाद की बात कर रहा है, एंड 61.33 यहाँ पर है। तो ये पहले की, दूसरे का जब हम एवरेज निकालेंगे तो वो आएगा 71। आप चाहे तो निकाल सकते हैं, अदरवाइज सही आंसर जो है नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। और ये कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ लेटर हैव बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ऑफ सिमेट्री। अब लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, ये देखो, जैसे ये एक्स है, अब आपने जब ऐसे लाइन खींची तो भी सिमेट्री है। सिमेट्री का मतलब होता है इधर की फिगर लाइन के और लाइन के दूसरे साइड की फिगर सेम होनी चाहिए। और जब हम लाइन ऑफ सिमेट्री को ऐसे खींचते हैं तो अपर फिगर एंड लोअर फिगर शुड बी सेम। ठीक है, देन इट्स अ लाइन ऑफ सिमेट्री। तो अब हम सब पे खींच के देख लेंगे। अगर हम सी में ऐसे लाइन खींचें स्ट्रेट तो सिमेट्री बना रहा है? नहीं। एक्स में खींचेंगे तो बना ही रहा है, मैंने आपको एग्जाम्पल एक्स का दिया है। टी में खींचेंगे तो, जब आप वर्टिकल लाइन खींचेंगे तब तो बनाएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल खींचेंगे तो नहीं बनाएगा। इसी तरह एच पे चेक करो, इस पे चेक करो, एक्स पे तो हमें पता है बन जाती है, एच पे चेक करो। एच पे जब हम ऐसे खींचेंगे तो बिल्कुल ठीक है, दोनों साइड बन रही है सिमेट्री। जब हम ऐसे खींचेंगे तब भी। ओ में भी बन जाएगी, ऐसे भी सिमेट्री बन रही है, ऐसे भी बन रही है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है 2, यानी ये जो 3 लेटर्स हैं इसमें सिमेट्री बन रही है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33। 33 कहता है, राकेश एंड सानिया आर डिस्कसिंग विद ईच अदर। क्या डिस्कस कर रहे हैं? राकेश सेज द रेडियस इज डबल ऑफ डायमीटर एंड सानिया सेज इट इज हाफ ऑफ डायमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है? तो एक ऑप्शन तो कह रहा है राकेश इज करेक्ट, सानिया इज रॉन्ग। सानिया इज करेक्ट, राकेश इज रॉन्ग। इन दोनों में से एक सही हो सकता है। बोथ आर रॉन्ग बिकॉज रेडियस एंड डायमीटर आर इक्वल। ये तो गलत बात है, दोनों चीज़ें इक्वल नहीं होती। बोथ आर रॉन्ग बिकॉज नो रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर। ये भी गलत बात है कि डायमीटर और रेडियस में कोई रिलेशन नहीं होता। इसका मतलब ऊपर के दो में से करेक्ट है, तो देखेंगे कौन सा करेक्ट है। सो द रेडियस इज डबल द डायमीटर। आर क्या है? 2 टाइम्स डायमीटर है, और ये कह रही है कि नहीं, इट इज हाफ ऑफ डायमीटर, यानी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर। तो आई थिंक सानिया इज करेक्ट एंड राकेश इज रॉन्ग। तो सानिया इज करेक्ट एंड राकेश इज रॉन्ग। तो आंसर क्वेश्चन 33 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद आ जाते हैं अपने
क्वेश्चन नंबर 34 पे ये कहता है अरीबा फाइंड्स एन एंगल various English alphabets numerical digits in which of the following group she will only find right angles. ठीक है, तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं भाई के है, के राइट एंगल तो नहीं बना रहा, दिस इज नॉट राइट एंगल, दिस इज नॉट राइट एंगल, तो ये गलत हो गया। अब यहाँ एन राइट एंगल नहीं बना रहा है, एन जो है ये करीबन 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ पे बनाता है, तो ये भी रॉन्ग है। यहाँ एच 5 और ई है, एच तो 90 बनाता है, स्ट्रेट लाइंस होती हैं, 5 को देखते हैं, 5 भी 90 ही बनाता है यहाँ पे, एंड ई तो 90 बना ही रहा है क्योंकि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस ही हैं, तो दिस ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स मेक 90 डिग्री एंगल। इस वाले में थोड़े अजीब से क्वेश्चन आए हैं थोड़े आसान भी हैं। चलिए, द फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर्स आर डैश ऑफ इट्स नंबर, यानी कोई भी नंबर होता है उसके जो फैक्टर्स होते हैं डैश ऑफ द नंबर्स। लेट्स सपोज फैक्टर्स क्या हैं, तो कोई भी एक नंबर ले लो, 20 ले लो, है ना। 20 के फैक्टर्स कौन हो गए, 1 उसका फैक्टर हो गया, 2 हो गया, मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाते, है ना, थोड़ा सा इरेज करेंगे इसे, मना कर रहा है इरेज करने से। चलिए, तो 20 के फैक्टर हो गए 1 2, 4 के टेबल में भी आ जाता है, 5 में भी आ जाता है, 10 में भी आ जाता है और 20 में आ जाता है। ठीक है जी, तो आप देख रहे हैं कि इसके फैक्टर्स या तो इससे छोटे हैं या इसका बराबर है, यानी इक्वल टू और लेस देन, तो ये वाला करेक्ट आंसर होगा। द फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर आर इक्वल टू और लेस देन द नंबर। ठीक है जी, जैसे मैंने बताया पेपर थोड़ा आसान है, पर यहाँ बैठ के पेपर सॉल्व करने में और एक्चुअली पेपर सॉल्व करने में देयर इज़ अ डिफरेंस, तो आप बिल्कुल यहाँ सॉल्व कर पा रहे हैं तो ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। उसके बाद है वीनू फाइंड हिज बोथ सर्टिफिकेट्स बर्थ सर्टिफिकेट, वीनू फाइंड हिज बर्थ सर्टिफिकेट वाइल क्लीनिंग द होम ऑन 25 सितंबर, 25 सितंबर 2021 को अपना बर्थ सर्टिफिकेट उसने फाइंड आउट किया। ही नोटेड दैट द डेट ऑफ बर्थ इन द सर्टिफिकेट रिटन इज 5th December. What was Venu's approximate age when he found the certificate? वीनू की approximate age क्या थी, बॉर्न कब हुआ है 5th December 1995, तो दिसंबर 2005 तक उसकी एज हो गई 10 साल, 2015 तक हो गई 20 साल, 10 और जोड़ लो, 10 और 10 ऐसे कर सकते हैं। अब आ जाओ 2020 पर, 5 ईयर्स का ब्रेक ले लेंगे, ज़्यादा आसानी हो जाएगी ना। 5th दिसंबर था ना, हाँ, सो 2020 तक 5 साल और हो गए, यानी 25 हो गए। अब 25 तो बहुत सारे हैं, 2 ऑप्शन है, सॉरी, एक ये रहा एक ये रहा, है ना। अब उसे कब मिला है ये, 2021 के सितंबर में, अच्छा 2020 के दिसंबर में तो हम पहुंच ही गए, तो आगे जाके 9 महीने और, क्योंकि सितंबर इज द 9th मंथ, तो 9 मंथ्स, यानी 5 सितंबर तक जो है वो हो जाते हैं 9 मंथ्स। ठीक है, सो डेफिनेटली 9.5 मंथ्स इज द आंसर, क्योंकि 25 ईयर्स 3.5 मंथ्स तो नहीं है, 9 मंथ्स तक तो आ ही गए हम, है ना। सो आई होप ये आंसर आपको क्लियर हुआ होगा, अगर नहीं हुआ हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। तो 25 साल और 9.5 महीने जो हैं उसकी एज हो गई। पहले हम 5 दिसंबर 1995 से 2005 तक आए, 10 साल, 2005 से 2015 तक 10 साल और फिर 2020 तक। तो अब आप मुझे पूछेंगे मैम आप 2020 तक क्यों आए, क्योंकि हमें 2021 तक जाना था, अगर मुझे 2025 से आगे जाना होता तो मैं फिर 10 साल लिखती, लेकिन 10 5 की कैलकुलेशन आसान होती है, इसलिए मैं 5 साल, अगर ये 2022 या 23 होता मैं तब भी 20 तक ही जाती, ठीक है ना, फिर आगे मैं 3 साल 1 1 साल करके जाती। ठीक है जी, तो या तो 10 का, 10 के बाद 5 का, 5 के बाद 2 और 1, 1 1 करके हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। ये कहता है द हाइट ऑफ 5 पर्सन इज गिवन इतना 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 एंड इतना, 163 161 156 159 एंड 162 सेंटीमीटर्स। व्हाट इज द सम ऑफ हाइट्स इन मीटर, मीटर में इन हाइट्स की सम क्या होगा। तो सबसे पहले तो सम ही निकालना ज़रूरी है, निकाल लो, 163 161 156, चलो चलो सब करो,
159, 162. कम ऑन ऐड, 3 और 1 4, 4 और 6 10, 19 20 21, 1 ऊपर आया 2, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 18 और 10 28 और 2 30, 0 कैरी 3, 3 4 5 6 7 8, 801. ठीक है, तो 801 सेंटीमीटर. तो सीधा सीधा आपको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो 800 सेंटीमीटर से तो बन गया 8 मीटर और उसके बाद बचा 1 सेंटीमीटर. तो 8 मीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज द आंसर. ठीक है, आसान है. आई थिंक इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं. क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाते हैं. ये कहता है 1729 इज कॉल्ड रामानुजम्स नंबर because it is the smallest number expressible as a sum of two cubes in two different ways. 2 क्यूब्स लेते हैं और उनको ऐड करते हैं तो ये वाला नंबर आता है. Which of the following pair of numbers will give the cube of this number? तो इसमें हमें आंसर से क्वेश्चन फाइंड आउट करना होगा. ये 111 का क्यूब 1 होता है. क्यूब का मतलब आपको पता ही है 1 टाइम्स 1 टाइम्स 1, 3 बार 111 1 का क्यूब होता है और उसका मतलब इज इक्वल टू 1. तो 12 का क्यूब निकाल लो. 12 टाइम्स 12 टाइम्स 12, 12 टाइम्स 12 इज 144 एंड 144 12 टाइम्स 12 इज 1728. जैसा मैंने आपको पहले भी बोला है कि आपको कुछ 20 तक स्क्वायर्स और क्यूब्स जो हैं वो थोड़े दिमाग में रखने चाहिए, थोड़ी आसानी हो जाती है. तो ये 1729 आ गया, हम यही मांग रहे थे. तो एक तो ये हो गया, ये हो सकता है हमारा आंसर. बाकी ये 2 नहीं हो सकते. ठीक है ना, क्योंकि 1 और 12 तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि 1729 ही है. अब 9 वाला करके देख लो. 9 9 ज़ा 81 और 81 9 ज़ा इज 729 और 8 8 ज़ा 64 और 64 8 ज़ा 517. शायद 84 6 6 4 24, 3 4 6 4 24, 4 carry 2, 8 6 48 49 50, 504 या 504. 8 12 8 8 just 64. I'm sorry, it should be 64. 6 6 are 36, 37 38. तो ये तो नहीं बन रहा है. 8 8 8 are 64 and 64 times 8 is 8 4 are 32. यहाँ पे इसे दोबारा कर लेते हैं. 9 times 9 times 9 is 729. 8 times 8 times 8 is 8 8 are 64. 64 times 8, 8 4 are 32, 2 carry 3, 8 6 are 48, 49 50. 8 4 are 32, 2 carry 3, 8 6 are 48, 49 50 51. It's 512. ऐड कर लो. 9 और 2 11. ये तो 1 आ गया 1s प्लेस पे, हमें चाहिए 9. तो ये तो आंसर नहीं है. तो दिस विल बी द आंसर. करके देख लो. 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10 इज 1000 और 9 टाइम्स 9 टाइम्स 9 इज 729. ये हमने यहाँ पे ये भी निकाला हुआ है. तो हो जाएगा 1729. तो ये 2 स्क्वायर्स हैं, 1 और 12 को के क्यूब्स को और 10 और 9 के क्यूब को जब हम ऐड करते हैं तो हमें रामानुजम नंबर 1729 मिल जाता है. ये मज़ेदार क्वेश्चन था. चलिए, तो इसका आंसर हो गया आंसर नंबर 2. और अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो है क्वेश्चन नंबर 39. चलिए, क्वेश्चन नंबर 39 कहता है 3 friends receive message on their mobile phone at an interval of 20 minutes, 30 minutes and 45 minutes respectively. They start receiving messages together at a particular time. After how much time will they receive message again in their mobile all together? आप समझो, ये हमसे कॉमन मल्टीपल पूछ रहा है.
है ना। वो कह रहे हैं पहले बच्चे को मैसेज 20 मिनट्स पे आया, अगले को फिर 20 पे आएगा, फिर 20 पे आएगा, पहले इसको 30 मिनट्स पे आएगा, ठीक है। अब इसको 45 पे आएगा, पहले 45 पे आया तो फिर 90, इस तरीके से ये भी आप ऐसे कर सकते हो। पहले 30 पे आया, फिर 60 पे, फिर 90 पे। तो अब जैसे ये कॉमन मल्टीपल हो गया तो ऐसे यहाँ भी तो आना चाहिए ना। तो आपने क्या करना है, आपने लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे आप आसान सी भाषा में एलसीएम कहते हैं, वो निकालना है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि कोई चीज़ दो लोगों के पास, तीन लोगों के पास साइमल्टेनियसली आ रही है, और कब ऐसा पॉइंट आएगा जब तीनों के पास इकट्ठी आ जाएगी, तब अब मल्टीपल ही निकाल रहे होते हैं, ठीक है जी। तो अब निकाल लीजिए, यहाँ 20 आ गया, यहाँ 30 और यहाँ 45। सबसे पहले ये नंबर 5 से, 5 4 ज़ा 20, 5 6 ज़ा 30, 5 9 ज़ा 45। अब 2 से कर लीजिए, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 9। फिर 2 से, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 3 और 9। अब 3 से कर लीजिए, 1 1 3। चाहे तो एक और लिख लीजिए, अदरवाइज़ ये मल्टीप्लाई होने के बाद आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आंसर है 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 23 ज़ा 60 और 63 ज़ा 180। 180 मिनट्स इज इक्वल टू 3 आवर्स। यानी 3 घंटे बाद तीनों को साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पर मैसेज रिसीव होगा, विच इज ऑप्शन नंबर 4। तो 39 का आंसर हो जाता है 4। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40। सो क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, amongst the following fraction the largest and the smallest fraction respectively are। तो जब भी एक ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपसे लार्जेस्ट पूछते हैं और स्मॉलेस्ट पूछते हैं। तो आप लार्जेस्ट को पहले आप लार्जेस्ट फाइंड करेंगे, ठीक है जी। इसमें आप दो फ्रैक्शंस उठाएंगे पहले और दो को कंपेयर करेंगे, उसमें से लार्ज वाली रख लेंगे और दूसरी हटा देंगे, ठीक है। चलिए करके दिखाते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालेंगे, 3 7 ज़ा 21 और 6 4 ज़ा 24, ठीक है जी। इसका मतलब 3 7 ज़ा 21 छोटा है और 6 से जब मैंने 4 किया तो 24 यानी बड़ा है। तो बड़ी वाली कौन सी हो गई, 6/7। न्यूमरेटर से नीचे वाले डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है दूसरी फ्रैक्शन के, तो इसका मतलब ये वाली कर दो कट, ये छोटी है क्योंकि हम बड़ी ढूंढ रहे हैं। उसके बाद 6 2 ज़ा 12 और 7 1 ज़ा 7, तो ऑब्वियसली 6/7 बड़ी है। उसके बाद 6/7 को 2/3 से कंपेयर करो, 6 3 ज़ा 18 और 7 2 ज़ा 14। अब 2/3 बड़ा हो गया, सॉरी 6 3 ज़ा 18 और 7 2 ज़ा 14, सॉरी 6 3 ज़ा 18 है। तो अगेन 6/7 ही बड़ा है, क्योंकि 6 से जब 3 मल्टीप्लाई किया तो 18 आया और 2 7 ज़ा 14 आया, तो ये 18 बड़ा है। उसके बाद 6 5 ज़ा 30 और 4 7 ज़ा 28, तब भी 30 बड़ा, तो 6/7 बड़ा। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, लिख लेते हैं ताकि इजीली हो जाए। 6 को 4/5 से जैसे हमने कंपेयर किया तो 6 5 ज़ा ये 30 आ गया और 7 4 ज़ा 28 आ गया, तो 30 बड़ा है, तो ये फ्रैक्शन बड़ी है। अब आ जाते हैं 6/7 को कंपेयर करते हैं 5/6 से, तो 6 6 ज़ा 36 और 7 5 ज़ा 35, तो ऑल इन ऑल अगेन ये बड़ी। तो इसका मतलब 6/7 इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन, ठीक है। तो देखो लार्जेस्ट पहले लिखनी है और स्मॉलेस्ट बाद में, तो ऑप्शन में 6/7 सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में लार्जेस्ट है, तो आपको आपका ऑप्शन मिल गया। आप स्मॉलेस्ट भी इसी तरीके से कर सकते हो, जैसे आपने 3/4 और 6/7, मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ लेकिन आपको वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम नहीं वेस्ट करना है। 3 7 ज़ा 21 और 6 4 ज़ा 24, स्मॉलेस्ट ढूंढनी है तो इसको कट करना है, दिस इज स्मॉलर। अब 3/4 को 1/2 से कंपेयर करो, 3 2 ज़ा 6, 4 1 ज़ा 4, तो 4 है स्मॉलर। 1/2 को रख लो, दूसरी को कट कर दो। अब 1/2 को 2/3 से कंपेयर करो, 3 1 ज़ा 3 और 2 2 ज़ा 4, अगेन 1/2 इज स्मॉलर। Then 1/2 is compared by 4/5. It's 5. It's 4 2 are 8. So definitely 5 is smaller. Then last 1/2 is compared by 5/6. So 5 it's 6 and 5 2 are 10. So all in all 1/2 is the smaller.
तो हम यही कह रहे हैं। ठीक है जी। सो जब भी आपको स्मॉलर या ग्रेटर फ्रैक्शन निकालनी हो तो आप ऐसे एक एक करके फ्रैक्शन को कंपेयर करते जाइए। जब आप लार्जेस्ट निकाल रहे हैं तो लार्ज को रखिए, दूसरे से कंपेयर करिए, स्मॉल वाले को हटा दीजिए। जब आप स्मॉल निकाल रहे हैं तो स्मॉल वाले को रख लीजिए, लार्ज वाले को एक एक करके हटाते जाइए, तो स्मॉलेस्ट आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे जाते हैं। अब ये क्या कह रहा है, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड राइट द नंबर इन दी डैश। पैटर्न देखिए और नंबर लिखिए। 1 और 3 4, इसका मतलब कैलकुलेशन भी देख लेना। 1 + 3 4, बिल्कुल सही बात है। 1 + 3 + 4 5 इज 9। 1 + 3 + 5 यानी 9 + 7 इज 16। देन 16 + 9 इज 25। इसका मतलब एडिशन भी चेक करना। 1 3 5 7 9, ये तो हो गया 25। यहाँ तक तो पहले भी बताया हुआ है। अब उसमें 11 13 15 और 17 और ऐड कर दो, तो 7 5 12, 12 और 3। वैसे इसको ऐसे भी देख लेना चाहे, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ जब 11 ऐड करेंगे तो 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, तो ये 81 होगा वैसे तो। लेकिन आप इसे सीधा सीधा भी निकाल सकते हैं। कैसे? 25 में 11 13 15 और 17 फिर से और ऐड कर दो, तो 7 5 12, 12 और 3 15 और 1 16, यानी 6 और 1 1 2 3 4 5 ऐड कर दो, 1 कैरी 1 5 6 7 8, आंसर आ गया 81। तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। जब पहले दो थे तो ये 2 का स्क्वायर था, ये आया, ये 3 का स्क्वायर बना, ये आया 4 का स्क्वायर, 5, ये 6 का, ये 7 के स्क्वायर के लिए, ये 8 के स्क्वायर के लिए और ये 9 के स्क्वायर के लिए। तो आंसर होगा 9 का स्क्वायर, दैट इज 81। और सिंपली ऐड करके निकालोगे तब भी 81 ही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, ये क्वेश्चन वाकई ही 5th क्लास की बुक्स में होते हैं और बच्चों से करवाए जाते हैं, इसीलिए आपसे करवा रहे हैं वो लोग। अब इसमें क्या करना है, देखो, द रेट ऑफ वेरियस स्टेशनरी आइटम्स। इन स्टेशनरी आइटम्स के रेट दिए हुए हैं। आपको बताना है हरप्रीत ने 1 पैकेट ऑफ पेंसिल लिया और एंड में करना क्या है, देखो, हाउ मच वुड बी रिक्वायर्ड टू पे, कितना पे करेगी, तो बिल बनाना है। तो सिंपल तरीके से यहाँ से एक एक स्टेप करके करते जाएंगे। देखो, हर चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता, तो आराम से जो क्वेश्चन आपको लॉन्ग कट से आता है वो लॉन्ग कट से करो, क्योंकि आंसर सही होगा और पूरा 1 नंबर मिलेगा। हरप्रीत बाय 1 पैकेट ऑफ पेंसिल। पेंसिल का पैकेट कितना? 1। 2 पैकेट्स ऑफ पेन। पेन के कितने पैकेट? 2। 3 इरेजर्स। इरेजर्स कितनी ली? 3। शार्पनर। शार्पनर लिया 1। उसके बाद 2 पैकेट ऑफ पेस्टल शीट्स। पेस्टल शीट्स 48 रुपीज़ की थी, 2 पैकेट लिए। एंड 1 रूलर, और 1 रूलर लिया। अब निकाल लो 22 इंटू 1। देखो, जो चीज़ें 1 ली हैं वो 1 के पैसे लगाएंगे, 2 ली होंगी 2 के, 3 ली होंगी 3 के, तो 22 सबसे पहले आ गया। उसके बाद 37 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो हो जाएगा 50, तो 0 0 हो जाएगा। 37 टाइम्स 2 इज़ 74, तो 1 रुपया और इज़ 75। 3.5 रुपये को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली 50 पैसे आएंगे। 0 3 5 ज़ा 15, 5 कैरी 1, 3 3 ज़ा 9, और ये हो गया 10 रुपये 50 पैसे। 4.5 रुपये का जो भी था वो 1 ही लिया है। 48 रुपये का जो था वो 2 लिए हैं, तो 96 हो गया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स 10। एक रूलर लिया था, इसको ऐड कर दो, 1 रुपया इधर चला गया। अब ऐड कर लो, 5 6 7 8, 8 और 6 4 10 18, 1 2 7 8 9, ऊपर 1 और 10 11 9 20 और 1 10, 218 रुपये शी नीड टू पे। आंसर सही, पूरा 1 नंबर फिक्स, कोई तुक्का नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। मैथ्स के क्वेश्चन में 2 + 2 4 ही होते हैं। 15 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के जो आपको सॉल्व करने होते हैं, बाकी 15 पेडागोजी के आते हैं। ये आप सीरीज देखते देखते समझ जाएंगे। What will be the remainder when 10011 is divided by 101? कुछ मेरे स्टूडेंट्स आते हैं जो कहते हैं मैडम डिवाइड करना ही भूल गए हैं, तो उनके लिए यहाँ पर डिवीजन करा देते हैं। सबसे पहले 101, 3 नंबर्स हैं यहाँ पे, जब आप 100 लोगे तो वो 101 से छोटा हो जाएगा।
सो आपको यहाँ 4 नंबर्स एक साथ लेने हैं। अभी हो जाएगा 1001, है ना। सो 101 9 जा 909 होता है भाई। 9 1 जा 9 और 9 0 जा 0, 9 1 जा 9, तो 1001 से आसपास होगा। अब ज़रा इसे काटो। 11 में से 9 गए 2, यहाँ बचा 9, 9 में से 0 गए 9, और यहाँ भी बचा 9 और 0, 9 में से 9 गए 0, तो ऑल इन ऑल 92। 92 में 1, यह भी हो गया 921। फिर से कर लो 9 से, क्योंकि हमें तो 909 ही आ रहा था। अब माइनस करो 11, 11 माइनस 9 इज 2 एंड दिस इज 1, 1 माइनस 0 इज 1, 9 माइनस 9 इज 0, तो आ गया 99 क्वोशंट है और 12 रिमाइंडर है। तो तुमसे पूछ क्या रहा था, व्हाट इज दी रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या है 12, तो आंसर 3 इज आर करेक्ट आंसर। कोई शॉर्टकट की ज़रूरत नहीं, सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व करो, 1 मिनट ही लगता है। आपके पास 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 ही मिनट होते हैं, ठीक है जी। सो आई होप आई एम क्लियर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। अब ये कह रहा है सिलेक्ट द लीस्ट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर एंड डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर। अच्छा, सबसे छोटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमें निकालना है, जो हम सॉरी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यस, फैक्टर नहीं मल्टीपल, जो एक ऐसा नंबर हो जो इन तीनों से जो है डिविजिबल हो और साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर हो। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये सारे ही परफेक्ट स्क्वायर हैं। अब हमें देखने हैं कि ये इनसे डिविजिबल हैं या नहीं, राइट। सो select the least number which is perfect square and divisible by this। तो 16 सीधा सीधा दिख रहा है, 16 इससे हो जाएगा एंड 20 भी हो जाएगा, अब 24 नहीं होगा, राइट। तो हम आंसर से क्वेश्चन पे जा सकते हैं इसमें, और देन 3600 पे भी हम चेक कर सकते हैं। तो यस, 3600 इज डिविजिबल बाय 16 बाय 20 एंड 24 टू जी। तो इसका आंसर होगा 3600, यस 3600। सो यहाँ पे जो आपका सबसे छोटा स्क्वायर है जो 16, 20 और 24 से डिवाइड हो जाता है, तो आपको वहाँ आंसर्स चेक करने होंगे कि दे आर आस्किंग अबाउट विच आंसर। एक बार मैं इसका कोई शॉर्टकट भी देखूंगी, इफ़ आई फाइंड तो मैं अपने वीडियो में डेफिनेटली शेयर करूंगी, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 45। ये कहता है द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ 6 इज, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू, हमने पिछले पेपर में फेस वैल्यू पढ़ा था, यहाँ प्लेस वैल्यू पढ़ रहे हैं। तो 6 दो नंबर्स हैं, एक की प्लेस वैल्यू है 60। आई होप प्लेस वैल्यूज आपको बताऊंगी। 6 के आगे एक और नंबर, तो टेंस प्लेस पे है तो 60, और यहाँ 6 है वंस, टेंस, 100 एंड 1000 प्लेस पे, देन यानी 6000। तो 60 टाइम्स 6000 इज 36, यानी 6 6 36, और 1 2 3 4 जीरोस, 1 2 3 4 जीरोस। तो यहाँ देख लेंगे, देखिए कंफ्यूज करने के लिए 3 और 4 दोनों जीरोस दिए हैं, तो आंसर होगा 4 जीरोस वाला, यानी 36, 3,60,000, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 लंबा सा क्वेश्चन, लेकिन एंड में छोटा सा एक पूछा हुआ है, अप्रोप्रिएट अबव कॉन्टेक्स्ट। तो क्या कह रहे हैं, एक मैथमेटिक्स की टीचर है, पोस्ट फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, टेक्स 4 डिजिट 7846, मेक्स द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज रिपीटेड, देन नो डिजिट इज शुड बी रिपीटेड, ठीक है जी। ये क्वेश्चन पूछा। आफ्टर वेरियस रिस्पॉन्सेज ऑफ द स्टूडेंट शी आस्क्ड द स्टूडेंट थिंक अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ द डिजिट इन बोथ द नंबर्स यू हैव फॉर्म्ड, है ना। अरेंजमेंट देखो डिजिट्स का, जो तुमने लार्जेस्ट बनाया और जो तुमने स्मॉलेस्ट बनाया। कैन यू से हाउ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म, क्या आप बता सकते हो कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे फॉर्म हुआ होगा। तो वो क्या कर रही है, the teacher is saying her time of assessing of students by asking the question to assess their answer
themselves, है ना। अब वो क्या कर रही है कि वो असेसमेंट का टाइम है और ये कर रही है, नहीं हम नॉर्मल क्लास में वो पूछ रही है, क्योंकि उसने क्या किया है 4 डिजिट्स और वो एनालाइज करवा रही है उनसे, तो डेफिनेटली असेसमेंट तो नहीं हो रहा है। द टीचर इज कीपिंग द स्टूडेंट एंगेज टू मेंटेन द डिसिप्लिन, ये तो सबसे बकवास ऑप्शन होता है और सब जगह आता है कि वो डिसिप्लिन में करना चाहती है और वो इसलिए कर रही है। आप देखिएगा 45 यानी 30 से 45 तक तो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन थे, अब ये पेडागोजी के क्वेश्चन आ गए हैं, DAGOGY, है ना। पेडागोजी के क्वेश्चन आ गए हैं और अब यहाँ पेडागोजिकल स्टेटमेंट्स हैं और आपको पढ़ना और बताना है। तो दो तो क्लियरली रॉन्ग नजर आ रही हैं। द टीचर वांट टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन आंसर गिवन बाय देम, बिल्कुल वो उनसे थिंकिंग प्रोसेस करवाना चाहती है जो आंसर्स उन्होंने दिए हैं, ताकि वो उसके कॉन्सेप्ट को समझ पाए। द टीचर इज कंफ्यूजिंग द स्टूडेंट हु हैज गिवन द करेक्ट आंसर, ये तो बहुत ही बेकार बात है, टीचर उस बच्चे को कंफ्यूज कर रही है जिसने आंसर दिया है। तो ऑल इन ऑल आंसर क्लियरली नजर आ रहा है, द टीचर वांट टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट थिंकिंग प्रोसेस। देन उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब समेटिव और फॉर्मेटिव दो टाइप की असेसमेंट्स होती हैं, FA और SA, है ना। FA हम क्यों करते हैं, इसे हम कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट, ये बात याद रखेंगे, ये पूछ लिया जाता है, ये है असेसमेंट फॉर लर्निंग, मतलब आपको कैसे पढ़ाया जाए, क्या पढ़ाया जाए, फीडबैक्स एंड ऑल, उसके लिए FA होता है। और जब टीचर पढ़ा देती है और उसका असेसमेंट करती है तो ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है ये SA होता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट आप अंडरस्टैंड करेंगे। वो पूछ रहा है नॉट, इसमें से क्या FA नहीं है, स्टूडेंट पोर्टफोलियो, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, टर्म एंड एग्जामिनेशन एंड फील्ड ट्रिप। समझ में आ गया होगा, जो वो पढ़ाने के बाद लेती है वो सबमिटिव असेसमेंट होती है, वो है टर्म एंड एग्जामिनेशन। अगर वो कोई पोर्टफोलियो बना रही है, कोई एनेक्डोटल रिकॉर्ड दे रही है, कोई फील्ड ट्रिप पर लेकर जा रही है और वहाँ कुछ समझा रही है, वो उसका फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ना कि सबमिटिव। ठीक है जी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है A mathematics teacher posed the following words or to his student. One copy of newspaper have 12 pages. Every day 10,500 copies print होती हैं. How many total pages are printed every day? A student responded that answer would between 1,25,000 से 1,30,000। अब वो तो आपसे पूछता है which of the following statement is correct, कौन सी सही है। The teacher the teacher should discourage the student for giving inaccurate answer, टीचर को डिस्करेज करना चाहिए इनएक्यूरेट आंसर को। एस्टिमेशन इज यूज्ड इन डेली लाइफ, मैथमेटिक्स, हेंस द टीचर शुड अप्रिशिएट द स्टूडेंट एस्टिमेशन ऑफ आंसर टू नियर एक्यूरेसी। बिल्कुल सही बात है ये, उसने नियर एक्यूरेसी में बच्चे ने अगर पहले से थोड़ा सा एस्टिमेशन लगाया, हम भी लगाते हैं बाजार जाते समय कि इतने का ये सामान आएगा, इतने का ये अप्रॉक्सीमेटली मैं इतने पैसे लेके जाऊँ, तो अप्रॉक्सीमेशन का हमारी डेली लाइफ में बहुत वैल्यू है। तो यहाँ अप्रॉक्सीमेटली क्या आंसर आएगा वो बच्चे ने बता दिया है, राइट। तो एस्टिमेशन का डेली लाइफ में बहुत वैल्यू है, टीचर को यही करना चाहिए। तो 48 का आंसर नंबर 2 होगा। बाकी भी एनालाइज कर लेते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि PYs क्यूज करते समय हमें देखना चाहिए कि आंसर सही कौन सा और क्यों सही नहीं है। अब ये क्या कह रहा है, टीचर शुड इग्नोर द रिस्पॉन्स, अब ये गलत बात है, ये तो किसी हाल में करना ही नहीं है। उसके बाद मैथमेटिक्स रिक्वायर एग्जैक्ट आंसर सो एस्टिमेशन हैज़ नो रेलेवेंस, बिल्कुल गलत बात है, मैंने आपको बोला एस्टिमेशन का बहुत रेलेवेंस है डेली लाइफ में। ठीक है जी। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे पेडागोजी के। ये कहता है अकॉर्डिंग टू NCF 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ विजन ऑफ क्लासरूम, क्लासरूम का विजन कैसा होना चाहिए, NCF 2005 इसके बारे में क्या कहता है। वो कहता है स्टूडेंट वर्क इन अ ग्रुप लुकिंग फॉर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज टू सॉल्व प्रॉब्लम वाइल मेकिंग कनेक्शन विद रियल लाइफ। जहाँ भी कनेक्शन विद रियल लाइफ की बात आएगी वो ऑप्शन सही होगा। बच्चे ग्रुप में बैठ रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, रियल लाइफ कनेक्शन से सिचुएशन को देखना चाहते हैं। स्टूडेंट सॉल्विंग टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज बेस्ड ऑन एग्जाम्पल सॉल्व बाय टीचर, बिल्कुल गलत। टीचर reflecting on the process of learning and seeing mistakes as opportunities
फॉर लर्निंग। बिल्कुल, मिस्टेक्स अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जो बच्चा काम करेगा वही तो गलतियां करेगा, गलतियां सुधारेगा। तो आप लोग भी जब बार बार पीवाईस क्यूज सॉल्व करते हैं, गलती करते हैं, तो वहां जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कहते हो अच्छा ये तो मैंने पहले भी गलत किया था। सीटेट में तो अक्सर ऐसा हो जाता है, राइट। सो दिस इज करेक्ट। देन स्टूडेंट कॉपिंग द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, ये गलत है। कॉपिंग द सोल्यूशन ब्लैक बोर्ड से, ऐसा विजन है एनसीएफ 2005 का, तो डी तो बिल्कुल गलत आंसर है। तो आप अगर आपको सही आंसर नहीं भी समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे देखो डी इसमें है, ये गलत ये गलत, दो सही हो सकते हैं, ए और बी और ए और सी, इसका मतलब ए तो करेक्ट है ही। तो उसके बाद बी चेक कर लो, स्टूडेंट सॉल्विंग टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेज एंड, अभी तक जितना आपने एनसीएफ 2005 को समझा है, ये टेक्स्ट बुक कॉपी करने वाली बात तो एनसीएफ कहीं भी नहीं कहता। तो डेफिनेटली ए और सी जो है वही सही आंसर होगा। तो इसका आंसर सही हो गया क्वेश्चन आंसर नंबर 3, ए एंड सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है, अ प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स टीचर वांट हर स्टूडेंट टू अप्रिशिएट द यूज ऑफ डेटा हैंडलिंग in the daily life for organizing, representing and interpreting the information. Which of the following would help the teacher to achieve the learning outcome? ठीक है, अब टीचर चाहती है कि आप डेटा हैंडलिंग को ऑप्ट करें डेली लाइफ में, तो क्या करिए, डिस्कसिंग द सॉल्व्ड एग्जांपल्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, फिर टेक्स्ट बुक बीच में आ गई, गलत बात है। यूजिंग वेरियस रेलवे टाइम टेबल्स, सर्वेज पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर्स, बिल्कुल इसमें डेटा हैंडलिंग गिवन होगा, ठीक है ना। एक्सप्लेनिंग वेरियस वेज ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन, ये अगेन लेक्चर मेथड आ गया, अगर वो एक्सप्लेन करेगी सारे वेज डेटा रिप्रेजेंटेशन के, और टीचिंग देम वेरियस फॉर्मल वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डेटा। अरे अगर फॉर्मल वे पढ़ा देगी तो क्या बच्चा डेली लाइफ में यूज करने लग जाएंगे? गलत। तो एक ही आंसर सही है, दैट यूजिंग वेरियस रेलवे टाइम टेबल, सर्वेज पब्लिश इन न्यूज़पेपर वगैरह, वहाँ उनको डेटा हैंडलिंग मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन टू द प्राइमरी क्लास। अब प्राइमरी क्लास छोटे बच्चों की क्लास है, तो यहाँ पे कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा? राइटिंग द फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ पी और पी बाई क्यू एंड ब्लैक बोर्ड, और ये गलत बात है, आपने बोर्ड पे पी अपॉन क्यू लिख दिया वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये छोटे बच्चों के साथ उनको समझ ही नहीं आएगा। राइटिंग एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रैक्शन एंड दैट मार्किंग अ पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया प्राइमरी के बच्चों के लिए। देन यूजिंग पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी विद सिमेट्रिकल कट out of a circle and rectangle strips to represent fraction, बिल्कुल सही बात है। सर्कल ले आए, उसको कट किया, दिखाया ये 1/4 है, या रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स होती हैं ऐसे 3 या 4 स्ट्रिप्स कट की हुई हैं, अब एक स्ट्रिप निकल गई तो 1 आउट ऑफ 4 निकल गई, तो ये अच्छा मेथड है। उसके बाद गिविंग 2 एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रैक्शन, आस्किंग द क्वेश्चन टू राइट द 10 सिमिलर एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रैक्शन इन दी नोटबुक, ये तो सबसे ही बकवास है। तो यहाँ जब आप पढ़ेंगे तो आई थिंक यहाँ आपको बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि क्या सही है। उसके बाद आता है, मैथमेटिक्स हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज ऑफ वर्ड्स एंड सिम्बल्स विच इज़ फार रिमूव्ड from the everyday speech of the student. Mathematics has its own language of words, symbols, which is far removed from everyday, ठीक है। Which one of the following is most appropriate in context of given statement? तो एक बार इसको हिंदी में भी देख लेते हैं, क्या कहती है। ये कह रही है, गणित की अपनी शब्दों और चिन्हों की भाषा है जो छात्रों को दैनिक भाषा से बहुत दूर है। ऐसा है क्या? नहीं। टीचर शुड हेल्प द स्टूडेंट मेमोराइज द वोकेबलरी एंड सिम्बल्स, मेमोराइज जहाँ आया वो ऑप्शन गलत, ठीक है जी। उसके बाद आता है, टीचर शुड कॉन्टेक्चुअलाइज द मैथमेटिक्स प्रॉब्लम एंड मेक मैथमेटिक्स अ पार्ट ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस, जहाँ रियल लाइफ और डेली लाइफ की बात आती है वो सही हो जाता है। टीचर शुड फोकस ओनली ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स टू हेल्प द स्टूडेंट एंड लर्न द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, अगेन लर्न। टीचर शुड डिस्प्ले द चार्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल सिम्बल्स एंड फॉर्मूलाज इन द क्लासरूम, मतलब क्लासरूम में चार्ट लगा दे, बच्चे उसे देख देख के पढ़ते रहें। क्या पढ़ेंगे? अगर ऐसा एक बना हुआ है तो बच्चे को याद थोड़ी रहेगा अरे ये डिवाइड था, तो ये तो कोई आइडिया नहीं हुआ, इट्स रॉन्ग। तो एक ही समझ में आ रहा है कि टीचर शुड कॉन्टेक्चुअलाइज मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस, जिससे कि बच्चे को वो वोकेबलरी, वो सिम्बल्स याद रहें, समझ आएँ, उनका रियल लाइफ में यूज समझ आए। अगला क्वेश्चन कहता है, द क्लास 5th स्टूडेंट एबल टू क्लासिफाई 2 डायमेंशनल
शेप्स, यानी 2D शेप्स। 2D शेप्स हमारी स्क्वायर, रेक्टेंगल और 3D शेप्स आप जानते ही हैं, हमारा कोन, हमारा जो क्या कहते हैं क्यूब, क्यूबॉइड और ये सब। सो अकॉर्डिंग टू वैन हीले थ्योरी, वैन हीले की एक थ्योरी है जिसमें लेवल्स हैं। अगर आपने वो नहीं पढ़ी है तो आपको एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। उसमें लेवल 0 से बच्चे शुरू हो जाते हैं। लेवल 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। टोटल 5 लेवल्स हैं, लेकिन 4 के साथ रिप्रेजेंट होते हैं क्योंकि 0 से स्टार्ट होते हैं। तो इसमें कह रहा है वैन हीले के कॉन्सेप्ट से शी इज़ एट डैश लेवल ऑफ ज्योमेट्रिकल रीजनिंग। वो ज्योमेट्रिकल रीजनिंग के किस लेवल पे है, जबकि वो सिर्फ 2 डायमेंशनल शेप्स को रिकॉग्नाइज करती है या क्लासीफाई करती है या समझ पाती है, ऐसा कह सकते हैं। तो वो एनालिसिस स्टेट पर है, ठीक है। एनालाइज कर पाती है कि ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, और ये ओवल है, ये सर्कल है, ये सारी 2D फिगर्स होती हैं, ठीक है जी। तो वो एनालिसिस की स्टेज पर है। पहली स्टेज होती है विजुअलाइजेशन, दूसरी आई थिंक एनालाइज है, मुझे भी चेकआउट करनी पड़ेगी। सो ये मैं नेक्स्ट क्लास शुरू करने से पहले एक और क्वेश्चन पहला भी है, तो ये मैं अपने पास नोट डाउन कर लेती हूँ कि मुझे वैन हीले का कॉन्सेप्ट आपको बताना है अगली क्लास शुरू करते ही, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास ज़रूर देखें ताकि आपको वैन हीले का कॉन्सेप्ट पता चल जाए। क्वेश्चन आता है, आप में से काफ़ी लोगों को आता भी होगा। अ प्राइमरी क्लास मैथमेटिक्स टीचर पोजेज द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम इन हिज स्टूडेंट्स प्रॉब्लम टू हिज स्टूडेंट। क्या है? समीना गोज टू बेड 10 minutes to 9. Kirti goes to bed 20 minutes later than Sanya. What time does Kirti go to bed? उसके बाद उसने कहा one of the student gave 20 as the answer. He explained it says Kirti goes to bed 20 minutes later, so the answer must be 20. अब वो आंसर तो गलत है, लेकिन न्यूमन द आंसर गिवन बाय द स्टूडेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब ये न्यूमन का एरर एनालिसिस थ्योरी है, न्यूमन्स एरर एनालिसिस थ्योरी, ठीक है। अब ये थ्योरी क्या कहती है? मैथ्स की प्रॉब्लम 5 स्टेप्स में हो सकती हैं। पहली है रीडिंग, ये आप अपने पास नोट कर लो अगर क्वेश्चन आए तो। रीडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड स्टेप है जिसमें आप करते हो कॉम्प्रीहेंसिंग, यानी जैसे ही आपने प्रॉब्लम पढ़ी पहले आपने रीड किया और डिकोड किया कि ये कहना क्या चाहता है। जैसे मैंने लिखा कि एक बच्चा बाजार गया और उसने 2 चीज़ें खरीदी, एक पेंसिल एक रबड़। पेंसिल इतने की थी, रबड़ इतने की थी। बच्चे ने डिकोड किया कि ये एक सेलिंग परचेजिंग का क्वेश्चन है। उसके बाद कॉम्प्रीहेंड किया कि एडिशन होगा या सब्सट्रैक्शन होगा। थर्ड आ गया ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म किया कि जो आपके पास ट्रांसफॉर्मिंग में वो देखेगा कि भाई कि क्या लगेगा इसमें, जो ऑप्शन है मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन क्या लगेगा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। उसके बाद आ गया प्रोसेसिंग, प्रोसेस करेगा बच्चा, एंड लास्ट इज एनकोड कर देगा, अपना आंसर एनकोड कर देगा। प्रोसेसिंग मतलब यहाँ पे व्हाट द चाइल्ड इज थिंकिंग, व्हाट द थिंकिंग, ठीक है। सो अब वो आपसे पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूमैन द आंसर गिवन बाय द स्टूडेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। काय का एग्जाम्पल है। अब बच्चे ने क्या किया, यहाँ पे कर लिया, एंड मैंने आपको बताया कि न्यूमैन एनालिसिस में रीडिंग एंड डिकोडिंग, कॉम्प्रीहेंडिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, प्रोसेसिंग एंड एनकोडिंग। अब वो कह रहा है कि कहाँ पे बच्चे का ये एग्जाम्पल किस चीज़ का है कि कह रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूमैन द आंसर गिवन बाय द स्टूडेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कहाँ पे गड़बड़ हो गई बच्चे से? आप देख रहे हो उसने आंसर तो गलत ही दिया है। अब उसने रीडिंग एरर है, प्रोसेसिंग स्किल एरर है, केयरलेस एरर न्यूमैन में होती नहीं, ये 3 एरर्स होती हैं। तो इसमें से ये कौन सी एरर है वो आपसे ये पूछना चाहता है। तो यहाँ पे बच्चा कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाया
क्योंकि वो कह रहा है इट सेज कीर्ति गोज 20 मिनट्स लेटर सो द आंसर मस्ट बी 20। वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाया कि तब 9 बजने में 10 मिनट थे जब वो गया। अब इसके 20 मिनट्स लेटर, तो 9:10 पे, राइट। सो यहाँ पे कॉम्प्रीहेंडिंग में ही प्रॉब्लम आ गई। रीडिंग एंड डिकोडिंग तो हुई लेकिन कॉम्प्रीहेंडिंग नहीं हुई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 emphasize that school mathematics must be activity oriented. This is because activity oriented होना चाहिए क्योंकि it helps the student to develop the skill to learn livelihood. एक्टिविटी ओरिएंटेड होना चाहिए क्योंकि ये बच्चों को लाइवलीहुड पढ़ाता है। एक्टिविटी ओरिएंटेड नहीं होगा तो लाइवलीहुड नहीं पढ़ाएगा, ऐसा तो नहीं है। It motivates students to solve meaningful problems in mathematics. It provides concrete experience to understand abstract concept in mathematics. It provide, ये बिल्कुल सही बात है भाई, जो मैथमेटिक्स के एब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को समझाने में बहुत मदद करते हैं। कॉन्क्रीट का मतलब होता है जैसे आप एक एप्पल ले आए क्लास में, आपने आधा आधा किया, बच्चे को फ्रैक्शन पढ़ा रहे हो, अब एब्स्ट्रैक्टली आपने 1/2 लिख दिया होता तो वो समझ में नहीं आता। लेकिन अगर कॉन्क्रीटली एक्टिविटी मेथड से आपने पढ़ाया तो वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को समझने में मदद करेगा। इट प्रोवाइड्स द रिक्रिएशन टाइम टू चिल्ड्रन इन प्राइमरी क्लासेस। बच्चों को रिक्रिएशन का टाइम मिल जाता है प्राइमरी क्लासेस में। सो यहाँ पे आंसर सी जो है वो बिल्कुल सही है। तो ये दो ऑप्शंस में हमें सी मिल जाता है, तो सी के साथ या तो बी सही है या ए सही है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि बी सही है ए। इट हेल्प्स द स्टूडेंट टू डेवलप द स्किल टू अर्न लाइवलीहुड, ये गलत बात है। जिंदगी जीने के लिए लाइवलीहुड के लिए एक्टिविटी मेथड से पढ़ाना चाहिए, तो ऑब्वियसली बी एंड सी इज राइट, दैट इज 1। ठीक है जी। तो कभी कभी ऐसे फंस जाते हैं तो एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर लेते हैं। तो 36 पे आ जाते हैं। 36 इज विच ऑफ द फॉलोइंग टूल और टूल्स ऑफ असेसमेंट इज अप्रोप्रिएट ऑफ द स्टूडेंट फेसिंग मैथमेटिक्स एंजाइटी। अब एक बच्चे को एंजाइटी हो रही है और मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो कौन सा मेथड आप यूज करोगे उसके मैथमेटिक्स के, मतलब उसको जानने के लिए, उसको इवैल्यूएट करने के लिए। सो भाई एक होता है नॉर्म रेफरेंस मेथड, देखो एक होता है क्राइटेरिया रेफरेंस, एक होता है नॉर्म रेफरेंस। इन दोनों के मतलब को समझ लेना। क्राइटेरिया से याद रख लेना सीटेट, जहाँ पे एक बार डिसाइड कर दिया जाता है, जैसे यहाँ पे 90 डिसाइड कर दिया गया है, इससे कम जिसके आए वो फेल और इससे ज़्यादा जिसके आए वो पास। ये तो होता है क्राइटेरिया। एक होता है नॉर्म रेफरेंस, इसे मैं नेट लिख देती हूँ कभी कभी। नेट के एग्जाम में क्या होता है कि जितने बच्चों ने पेपर भरा होता है उसके हिसाब से कट ऑफ जाती है ना। जैसे आपका जो ये एंट्रेंस टेस्ट वगैरह होते हैं और इसमें कट ऑफ जाती है, तो ये वही होती है। मतलब जिन जो मेरिट बनती है और मेरिट के बाद जो जैसे 100 सीट हैं तो टॉप 100 बच्चों को ये हर बार बदल जाती है, इसलिए कट ऑफ। तो ये नॉर्म रेफरेंस होता है। क्राइटेरिया रेफरेंस में एक बार सेट कर दिया जाता है। आपके एंट्रेंस एग्जाम्स जो भी होते हैं वो ये नॉर्म रेफरेंस होते हैं। तो ये वाला तो अब एंग्जाइटी उसे पहले से ही है, आपने ये उसे नॉर्म रेफरेंस दे दिया, तो ये गलत बात है। ऐसे आप उसे असेस नहीं करोगे। कोऑपरेटिव लर्निंग प्रोजेक्ट से असेस करोगे, बिल्कुल सही बात है। सबमिटिव असेसमेंट हो गया ना, आपने उसके आगे पेपर रख दिया, ये गलत है। तो फॉर्मेटिव करोगे, यानी बी और डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। सो बच्चे के हिसाब से आपको सोचना है यहाँ थोड़ा सा। और उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 57। In a mathematics classroom, a student counts on a fingers and solve the problem of addition in following ways. पहले उसने लिखा 3 + 9, तो उसने क्या लिखा, 3 के आगे की काउंटिंग लिखी 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी ऐसे लिख रहा होगा ये 1 है 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 3 में 9 प्लस किए तो 12 आ गए। 9 और 3 का लिखा तो 10 11 12। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट द अबव प्रोसेस यूज्ड बाय द स्टूडेंट। कौन सा प्रोसेस बिल्कुल सही है जो स्टूडेंट द्वारा यूज किया जा रहा है। द प्रोसेस शुड बी इग्नोर्ड, गलत बात है, कोई प्रोसेस इग्नोर नहीं करना। इट इज नॉट एल्गोरिथमिक। ये कह रहा है द स्टूडेंट इज अनेबल टू यूज द कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, बिल्कुल सही बात है। वो कॉम्यूटेटिव लॉ यूज नहीं कर पा रहा है, यानी 3 और 9
बराबर होते हैं 9 + 3 के, ये वो कॉम्यूटेटिव लॉ है, तो वो नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वो ऐसे लिख लिख के देख रहा है ना। आते हैं ना क्वेश्चन छोटे बच्चों को, 9 + 3 = डैश + 9, तो यहाँ बच्चे ने 3 भरना होता है, तो यहाँ वो कॉम्यूटेटिव लॉ नहीं लगा पा रहा है। उसके बाद है द स्टूडेंट शुड बी डिस्करेज द काउंटिंग ऑन फिंगर्स, गलत बात है। इट इज नॉट एन अप्रोप्रिएट अलाउ टू अलाउ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडिशन, हर बार आप अलाउ नहीं कर सकते हैं, ये वाली सही बात है जो बी पॉइंट में लिखी है, यानी सेकेंड ऑप्शन। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 58, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कौन सी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी नहीं है? सॉल्विंग बैकवर्ड है, माइनस करना, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, रोट मेमोराइजेशन नहीं है, ट्रायल एंड एरर है। बहुत आसान था, मेमोराइजेशन जहां आ जाता है वहां गलत है। उसके बाद है अ मैथमेटिक्स टीचर पोज द फॉलोइंग क्वेश्चन टू हिज स्टूडेंट, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum gives negative integer and the above question is an example of is open ended, close ended, recall based और multiple choice। चॉइसेस तो यहाँ आपने दी नहीं, तो ये मल्टीपल चॉइस तो है ही नहीं। रिकॉल बेस, क्या रिकॉल बेस है? कौन सा क्वेश्चन होता है रिकॉल बेस? ओपन या क्लोज एंडेड? वो कह रहा है अब मैथमेटिक्स टीचर ने पोज किया, जो क्वेश्चन ऑफ इस क्या क्वेश्चन क्या है, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम गिव्स नेगेटिव इंटीजर्स। ऐसे कौन से दो इंटीजर्स हैं जिनका सम नेगेटिव इंटीजर होगा? तो ऐसे हजारों इंटीजर्स हो सकते हैं, जहां आंसर सिंगल नहीं होगा, बहुत सारे होंगे, वो हमेशा क्लोज एंडेड हो, सॉरी वो हमेशा ओपन एंडेड होता है। जहां आंसर सिंगल आंसर होता है वो क्लोज एंडेड होता है। ठीक है जी। And the last question of the series is read the following statement. In mathematics, from concrete object we abstract set of natural numbers. In this set we include zero and get a set of whole number, है ना। एक नेचुरल नंबर का सेट है, उसमें हम जीरो ऐड कर देते हैं तो होल नंबर्स मिल जाते हैं, ये हम पिछली सीरीज में भी पढ़ चुके हैं। We include negative numbers in this set to get a set of integers. To integers we add positive and negative fractions to get a set of rational numbers। अब आपको वो एक हिरार्की बता रहा है यहाँ पे कि नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 से इन्फिनिटी तक, उसमें जीरो आ जाता है तो वो होल नंबर्स बन जाते हैं। होल नंबर्स में नेगेटिव भी इंक्लूड हो जाते हैं तो वो इंटीजर्स बन जाते हैं। और इंटीजर्स में जब वी ऐड पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्रैक्शंस बीच बीच में, जैसे ये 0 से 1, 1 से 2, तो 1 और 2 के बीच में 1/2 या इस तरीके के जो फ्रैक्शंस आ जाते हैं, तो ये हम आगे जाते हैं तो ये रैशनल नंबर्स बन जाते हैं। तो ये क्या है? ये लीनियर अरेंजमेंट नहीं है, एक साइड मूव नहीं कर रहा है, ये हिरार्किकल नेचर ऑफ मैथमेटिक्स है। ये मैथमेटिक्स की हिरार्की है कि पहले नेचुरल नंबर्स में जीरो मिलाया तो होल नंबर्स ऊपर जा रहा है, सॉरी होल नंबर्स में और मिलाए तो इंटीजर्स और मिलाए तो रैशनल नंबर्स, तो ये एक हिरार्की है। ठीक है जी। सो आई होप आपको आज के 30 क्वेश्चंस करने में मज़ा आया होगा, एंड आई होप आप चाहें तो वीडियो को, मैंने पहले भी बताया, थोड़ा सा फास्ट ट्रैक करके देख सकते हैं। एक बार में आपको समझ नहीं आता, मैथ्स में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स आते हैं, तो मैं देखती हूँ कि उनको प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई कर दूँगी। और I hope it helps you, right? So thank you so much for watching and stay tuned.